वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ पहले वाशिंगटन में कायम एक अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडावमेंट ने स्टिम्सन सेंटर के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों की दौड़ में बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान एटमी हथियार रखने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार मौजूद हैं उनकी तादाद है 120, और रिपोर्ट ये कहती है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान ये हथियार बना रहा है, पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि वो हर साल 20 मज़ीद हथियार बना सकता है और पाकिस्तान बआसानी 350 एटमी हथियारों के हदफ तक पहुँच सकता है अगले 5 से 10 सालों में। रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें भी की गई हैं। ये बात भी की गई है कि पाकिस्तान को इन एटमी हथियारों की ज़रूरत क्यों है, इतने हथियारों की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अगर जो यूरेनियम पाकिस्तान के पास मौजूद है उनको हथियारों के बजाय तवानाई से रिलेटेड प्रोग्राम्स पर लगाना शुरू करे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का रिवायती हरीफ कह लीजिए, हमसाया मुल्क भारत, जिसके पास इस वक्त 100 के करीब हथियार हैं, वो मज़ीद हथियार इतनी बड़ी तादाद में डेवलप नहीं कर रहा बल्कि अपने इन एसेट्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि भारत ने एटमी हथियारों को पहले ना इस्तेमाल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसा करने से कतराता है। इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, इन सारे एंगल्स को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे पाकिस्तान से स्काइप पर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी, उर्दू सर्विस से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं इस रिपोर्ट पर और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी पर और ख़त्ते में जो एक रेस चल रही है न्यूक्लियर हथियारों की, उस पर रिपोर्टिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रोग्राम्स भी किए उन्होंने। कमर अब्बास जाफरी साहब, कमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर स्टूडियो। शहजाद चौधरी साहब, पहले मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान वाकई इन तमाम हथियारों के साथ कम अज़ कम दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान को वाकई हर साल 20 नए हथियार चाहिए हैं, या पाकिस्तान के पास जो मौजूदा स्टॉक है वो क्या काफ़ी नहीं है अपने दिफा के लिए? देखिए, बड़ा बुनियादी और इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। जब हम फिसाइल मटेरियल की बात करते हैं, यानी जब एटमी हथियार बनाए जाते हैं, तो ये डिटरमिन किया जाता है कि किसी भी मुल्क के पास जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर डील करता है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखता हो, तो उसके अंदर उसके पास फिसाइल मटेरियल कितना है। और फिसाइल मटेरियल की बेशुमार लेवल्स हैं। कुछ लो एनरिच यूरेनियम होता है, कुछ हाई एनरिच यूरेनियम होता है। ईरान के मामले में खसूसी तौर पर अमेरिका में इसमें काफ़ी बहस भी हुई, जिससे हमें काफ़ी हद तक एक उस मामले को समझने की होती है। भारत के पास इस वक़्त कम से कम 14 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उसके बहुत सारे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो कि उनके तमाम जो फ्यूल जाता है अंदर और जो फ्यूल बन के बाहर निकलता है, उसको मॉनिटर नहीं कर पाती। यानी 14 ऐसे रिएक्टर्स हैं, जो उन्होंने बाहर रखे हुए हैं अपने IAEA के प्रोग्राम से। पाकिस्तान के पास इस तरह के गालिबन 3 ऐसे रिएक्टर हैं जो कि पाकिस्तान के IAEA के कंट्रोल में या उसकी मॉनिटरिंग के नीचे नहीं। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा पाकिस्तान के तमाम जितने भी, यानी 3-4 और हैं, शायद 4 और रिएक्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कम इस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल है। बहुत लिमिटेड लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसका रेशो बहुत कम है पाकिस्तान का। दूसरा, आपको एक फाइनाइट लेवल के ऊपर बताऊं कि भारत के पास 7 टन रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम है। रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम वो है जिससे कि कभी भी किसी भी वक्त आसानी के साथ डर्टी बॉम्ब बनाया जा सकता है। भारत ये कहता है कि इस 7 टन रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम को हम अपने हाई ब्रीडर रिएक्टर में इस्तेमाल करेंगे जब भी वो तैयार होगा, जब भी वो बनेगा। अब वो बनता है, नहीं बनता है, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने उसको उस जुम्मे में रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जब से ये काम शुरू किया, उससे लेके अब तक
जितनी पाकिस्तान की बिजली इससे पैदा होती है या जितना फ्यूल जाता है इसके अंदर जो बिजली पैदा करने के लिए, उससे जो उसका जो रेजिडुअल या जो रिजल्टेंट फ्यूल होता है, वो बड़ी आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है। और आईईईए हर साल हर मुल्क के लिए जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और बिजली पैदा करते हैं, उनका एक 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 समरी निकालती है, जिसके अंदर एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन के साथ वो डिटरमिन करते हैं कि इतना लो एनरिचमेंट यूरेनियम है, इतना हाई एनरिच यूरेनियम की आमतौर पे वो नहीं अवेलेबल होता उनके पास, लेकिन लो एनरिचमेंट यूरेनियम होता है और इतना रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम जो कि निकलता है, जिसको बहुत आसानी से रिफाइन करके वेपन ग्रेड प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे फिगर्स आईएईए के पास अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इनकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी रेस में घुसा हुआ है जहाँ पर वो अपनी जो एक डिस्पैरिटी है कन्वेंशनल वेपन्स की, उसको कवर करने के लिए बेतहाशा बॉम्ब बनाया जा रहा है या एटॉमिक वेपन बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो तो सिर्फ सिर्फ एक उसका फोकस है, वो इंडिया है और उसका डिटरेंस है, इंडिया से डिटरेंस, ताकि इंडिया कभी भी जंग पाकिस्तान में मुसल्लत ना करे। हमारा जिसको कहते हैं कि ये इंतहा, मतलब अगर मैं इसको बहुत आम तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि ये पीस वेपन है, बिकॉज इट इट विंस पीस फॉर पाकिस्तान। इट इज नॉट मेंट टू बी एन ऑफेंसिव वेपन। ये एग्रेसिव ऑफेंसिव वेपन नहीं है, क्योंकि डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपने दूसरे को बाज रखना है कि वो आपके ऊपर हमला आवर ना हो सके। तो जब आप इन चीजों को देखते हैं तो पाकिस्तान का इतने बड़े पैमाने के ऊपर बनाना वेपन को कोई माने नहीं रखता, कोई पर्पज नहीं रखता। हैविंग सेड दैट, लेट मी आल्सो सजेस्ट टू यू, दोनों साइड्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलपिंग प्रोग्राम्स हैं। अब आप भारत को देखिए, तरह तरह के मिसाइल बना रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर, उनका अग्नि 3 है गालिबन 9000 किलोमीटर, टॉप ऑफ रेंज। तो अब पाकिस्तान को तो इस किस्म की किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9-10 हजार किलोमीटर की रेंज का जो वेपन है वो तो यूरोप में ही जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो ये सबूत है कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत ना कर सके। और इससे पाकिस्तान ने 1998 के बाद, इनफैक्ट 1971 के बाद और 1984 जब पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया इनफॉर्मली कि पाकिस्तान के पास वेपन आ गया, दुनिया को पता लग गया, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज आई जिसके अंदर के कोई जंग का इम्कान पैदा हो सकता था, उससे खुशकिस्मती के साथ ये खिता निकल आया, क्योंकि भारत के पास वो जिस किस्म का वो एक रवैया रखता था, एक डोमिनेटिंग पावर का, एक बड़े मुल्क का, और वो चाहता था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अभी भी वो लिमिटेड स्पेस फॉर वॉर की बात करता है, स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। देखिए, ये सारी चीजें नहीं हो पाई सिर्फ इसलिए कि ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर होने की वजह से बहुत मुहतात हैं। उनको पता है कि ये ऐसी स्लिपरी स्लोप है कि इस पे जब भी कोई जाएगा तो फिर इसका रुकना मुश्किल हो जाता है, और फिर ये एक एस्केलेशन लेडर में घुस जाते हैं, जहाँ पर के फिर बचत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पीस हैज बीन वन फॉर साउथ एशिया बिकॉज ऑफ द वेपन दैट पाकिस्तान हैज, एंड बिकॉज, और इंडिया ने हमारे लिए नहीं बनाया था। इंडिया ने 1962 में जब चाइना से जंग हारी, तो उसके बाद 64 में नेहरू ने और कहा कि ये बनना चाहिए, और 74 में उन्होंने पोखरान किया, तो उन्होंने विजा भी चाइना बनाया अपना वेपन। लेकिन जब वो वेपन बना लिया तो उसके बाद आपको पता है कि 1971 उससे पहले खत्म हुआ था, पाकिस्तान टूटा था, 74 में उन्होंने न्यूक्लियर किया, तो पाकिस्तान आधा हो चुका हुआ था। 74 में वो पोखरान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तो मुकम्मल तौर पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। शहजाद पाकिस्तान साहब, को अब तो वो सिचुएशन नहीं है ना। शहजाद साहब, अब तो वो सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान के पास अब 120 के करीब एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में नित नए तजर्बे पाकिस्तान भी कर रहा है। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल है उस खत्ते की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया से मुतल्लिक जिस किस्म की सोच पाई जाती है, उससे तो ये पता चलता है कि ना पाकिस्तान इंडिया से जंग करना चाहता है, ना ही इंडिया पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। तो अगर हम इसी डिबेट को आगे लेके जाएं भी, और जो कुछ आपने बात अभी की है कि इंडिया के पास कितनी प्लूटोनियम मौजूद है और पाकिस्तान के पास उतनी बड़ी तादाद में ये मटेरियल मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक रिएक्टर भी बनाया है, और वो रिएक्टर प्लूटोनियम का रिएक्टर है, जिसको अभी डिस्क्लोज इतना ज़्यादा उसके बारे में इतलात हमारे पास नहीं है, जिसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। तो पाकिस्तान इस रेस में, जाहिरी बात है जैसे आपने भी कहा, कि इंडिया का मुकाबला करने की भी सलाहियत नहीं रखता। अगर एक रेस में मुकाबले की भी सलाहियत ना हो तो उस रेस को किसी एक पॉइंट पर आकर रुकना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं, और खुशकिस्मती के साथ जब मैं ये बात कर रहा हूं तो बड़े वसूख के साथ इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा
जब मैं अपनी सर्विस में रहा हूँ तो मुझे मेरा इस प्रोग्राम के साथ एक पॉलिसी और कमांड लेवल के ऊपर एक बहुत देर का और ऑपरेशन लेवल पे एक बहुत देर इंटरेक्शन रहा है। इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके सामने वाज़ेह बात कर रहा हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल एक डिक्लेयर्ड नंबर है, जो जिसको आप देखिए स्टिम्सन और कार्नेगी। देखिए कार्नेगी का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है। जी। स्टिम्सन स्टिम्सन जो है स्टिम्सन तो वो भी इसी चीज़ को करता है, बिलीव करता है, अपना यकीन है इसके अंदर और उसके बाद वो दोनों मिलके जब बात करते हैं तो वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। अब वो डिसआर्मामेंट या अमेरिका से स्टार्ट होगी या सबसे पहले जो मोस्ट लाइकली है, मिसाल के तौर पे इसराइल की बात वो कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराएँगे, पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। वो इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनको पता है कि इंडिया की जो पावर इक्वेशन है विज़-अ-वी चाइना, उसको सस्टेन करने के लिए वो भारत के उसको सरफ़े-नज़र कर जाएँगे। उनको भारत के 110 जो वेपन्स हैं वो कबूल हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 125 का नंबर लगा के उस पे शकूक और शुबहात बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में रिलेटिवली आज दुनिया के जियोपॉलिटिकल सीन के ऊपर एक छोटा मुल्क है, रिलेटिवली छोटा मुल्क है और गालिबन उसकी वो इम्पोर्टेंस जिस किस्म की भारत को दी जानी चाहिए या दी जा रही है, उस तरह की शायद इस वक्त पाकिस्तान की नहीं है। इसलिए इट इज़ ईज़ियर टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम और बॉटम के अंदर बॉटम रंग में इस वक्त पाकिस्तान है। तो अगर वो पाकिस्तान के बारे में ये कन्विंस करा सकते हैं पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया भर में ये ख्याल रेज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को आहिस्ता-आहिस्ता डिसआर्मामेंट चले जाना चाहिए, तो मेरा मतलब है कि वो फिर भारत की पोज़ीशन को रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग करते हैं। राइट शहजाद तो साहब, ये मैं कमर अब्बास जाफी साहब को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। और जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में डिसआर्मामेंट की बात है तो उसके बारे में यहाँ वाशिंगटन में जब भी कभी बातचीत हुई है तो उसका आसान अल्फाज में तो यही जवाब है कि ये नामुमकिन है। दोनों मुल्क अपने एटमी हथियार किसी सूरत छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे क्योंकि उस खत्ते की सूरत हाल ऐसी है। जाफी साहब, हमने शहजाद चौधरी साहब की बातचीत सारी सुनी है। आज ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया है वजारत ख़ारजा के दफ्तर में और वहाँ पर उनसे एहतजाज किया गया है उस गोलाबारी पर जो सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री पर की जा रही है। अभी तक जो मेरे पास इस ताज़ा तरीन फायरिंग के नंबर्स हैं उसमें तकरीबन 11 अफराद हलाक हो चुके हैं और 47 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 24 ख़वातीन हैं, 11 बच्चे हैं। सिविलियंस पर गोलाबारी की जा रही है वर्किंग बाउंड्री पर, यह डिस्प्यूटेड बाउंड्री नहीं है। दोनों जानिब से कहा जा रहा है, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। जी, तो ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान को इतने ज़्यादा ख़तरात हों, एक बहुत बड़ी फ़ौज है, एक बड़ी इकॉनमी है, एक बड़ा मुल्क है, उसका हमसाया है और उसमें बहुत से पाकिस्तानी अफराद, पाकिस्तान की जो एक आम एक जनरल वहाँ पर परसेप्शन है, वहाँ पे एक हुकूमत भी ऐसी है जो सख्त गिर नज़रियात रखती है मुसलमानों के बारे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या सलूशन क्या है? पाकिस्तान क्या वाकई फिर जायज़ है कि पाकिस्तान वो अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता जाए? जो बातें शहजाद चौधरी साहब ने कही और जिस तरह से कहा, आपने अभी भी कहा है, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अपने बका के लिए, अपने उसके वजूद के लिए, कि वो जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी कोशिश हो सकती है। और जब से कि पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर डेटरेंस हासिल किया है उस वक्त से पाकिस्तान की पोजीशन निस्बतन मुस्तहकम हुई है। अब रह गया ये बात तो कि कितने हथियार होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। सही नंबर हिंदुस्तान के पास कितने हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं, ये शायद कभी भी किसी को भी ना मालूम हो, सिवाय उन लोगों के जो इन चीज़ों से डील करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बुनियादी डेटरेंस चाहिए और वो उसके पास मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को न सिर्फ ये कि इन हथियारों को की तैयारियों को इस कदर बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि इन वसाइल को डाइवर्ट करना चाहिए अपने अवाम की तरफ। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, हिंदुस्तान को आप देख लीजिए, दोनों जगह गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तवानाई के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं। अगर इतनी बड़ी पैमाने पर जो आप हथियारों पर खर्च कर रहे हैं पैसा, इसका 50% भी अगर आप अपने अवाम पर लगाएंगे तो आपको खासा रिलीफ देने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अमन की गारंटी होनी ज़रूरी है ना? एग्जैक्टली, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ख़ास तौर पर देखिए, यूँ तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस तो हमेशा ही जारी रहती है ऑलमोस्ट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ताबकारी मवाद की फरहमी को पाबंदी लगाई जाए ताकि हथियार न बनाया जा सके।
तमाम मालिक को जी। लेकिन ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ख़ुद को ख़तरे में महसूस करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है। पाकिस्तान को माजी के तजर्बात भी हैं, पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा भी गंवाया है, जिसको पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था और अब बांग्लादेश कहा जाता है। पाकिस्तान के ख़दशात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये दुनिया की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक इस किस्म का मुआहदा कराएँ कि अमन कायम हो सके और इनकी ये वसाइल फ़ौजी तैयारियों पर ज़ाय हो रहे हैं, ये आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हो सके। तो उसमें अब थोड़ी बहुत हमें डिस्क्रिमिनेशन जो नज़र आती है वो ये है कि अब चूँकि इंडिया का एक रोल है ग्लोबल इकॉनमी में, इंडिया का उस खत्ते के अंदर एक बड़ा मुल्क होने के नाते रोल है, और जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि बहुत से ममालिक चाइना के मुकाबले में लाने के लिए इंडिया को ये रिलैक्सेशंस देते हैं जो पाकिस्तान को नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान के पास चाइना के सूरत में एक ऐसा पड़ोसी और एक ऐसा इत्तेहादी शामिल है जो कि पाकिस्तान की वो तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है जो वेस्ट इंडिया को रिलैक्सेशंस दे रहा है, वो चाइना पूरी करने की अपने तय कोशिश करता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को अब इस स्टेज पर आके अपना सिविलियन और डिफेंस प्रोग्राम अलहदा कर देना चाहिए, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और डिफेंस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अलहदा कर देना चाहिए? मैं नहीं समझता कि ये स्टेज अभी आ गया है कि वो अपने सिविलियन और डिफेंस चीज़ों को अलग करें इस मामले में, इसलिए कि जब तक हिंदुस्तान इस बात पर तैयार नहीं होता कि जंग नहीं होगी, एक जंग न करने का माहदा नहीं होता और ये गारंटीज़ नहीं मिलती पाकिस्तान को बैन अवी सतह पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या दूसरी बड़ी ताकतों की तरफ से कि जंग नहीं होगी, आप अपने अवाम की तरक्की के लिए, अपनी तामीर नौ पर अपने अवाम की तरक्की के लिए खर्च करें, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा। वही इसलिए कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और हिंदुस्तान के वसाइल पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को अपने वसाइल को भी मद्देनज़र रखना है और भारत के वसाइल को भी मद्देनज़र रखना है। ठीक है, उसको चीन से मदद मिलती है, लेकिन बहरहाल अपनी कौमी ज़रूरियात उसको खुद ही पूरी करनी है और उन मामलों को उससे खुद ही तय करना है। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जो हथियार हमारे पास फ़िलहाल हैं, अगर हम सिर्फ यही अंदाज़ा लगाना शुरू करें, खुदा ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि इन हथियारों का इस्तेमाल हो जो लिटरली नामुमकिन है, खुदा ना करे कभी ऐसा दिन आए कि ये हथियार इस्तेमाल हो, लेकिन बाज़ औक़ात हमें सियासी और फ़ौजी लीडरशिप की तरफ से ऐसे बयानात सुनने को मिलते हैं जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान गुरेज नहीं करेगा। जैसे कभी ये बयान दे दिया जाता है किसी आला शख्सियत, आला ओहदेदार की तरफ से कि पाकिस्तान ने ये बम या ये हथियार फुलझड़ियाँ चलाने के लिए नहीं बनाए, ये चलाने के लिए बनाए गए हैं। तो इस किस्म के बयानात से ज़रा तासुर मगरिब में मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि पाकिस्तान शायद ये हथियार चला भी देगा। तो क्या वहाँ पे ज़रा इस लीडरशिप को ये ख्याल करना चाहिए इस किस्म के बयानात देने से पहले? देखिए, इसके लिए मैं आपको उस चीज़ का जवाब देता हूँ। पहले एक दो करेक्शन हैं जो कि हमें करनी चाहिए। आपने कहा कि जो बाकी दुनिया मिल के भारत की ज़रूरियात को पूरा करती है, तो चीन पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करता है। ऐसा नहीं है। 47 मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के मेंबर हैं और उन 47 ममालिक के ताल्लुकात इंडिया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद भारत के साथ खुल गए हैं कि वो न्यूक्लियर मटीरियल्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आसानी से वो अपना ट्रेड कर सकता है उन चीज़ों के साथ। पाकिस्तान को ये सहूलत नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जब भी न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत होगी, न्यूक्लियर मटीरियल की ज़रूरत होगी, तो वो उसको कहीं ना कहीं से और से या अपने इस रिसोर्स से लेना पड़ेगा। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन के साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया था जिसको कहते हैं कि ग्रैंडफादर उनका जो है कमिटमेंट या एग्रीमेंट, ग्रैंडफादर एग्रीमेंट ये है कि बिफोर, उससे पहले कि जब चीन बना था न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मेंबर, जो कि रिसेंटली उसको भी एंट्री मिली थी, तो उससे पहले चीन पाकिस्तान के साथ अपने मुआहदे कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए कर चुका था जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। उनमें से 4 लग चुके हैं, 2 अभी कराची में लग रहे हैं और 2 और लगेंगे और गालिबन उसके बाद कुछ और भी आ सकते हैं। अच्छा, तमाम जो प्रोग्राम है, जब तक न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मेंबर बना है और जितना भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड प्रोग्राम है, वो सब का सब IAEA की मॉनिटरिंग के तहत है।
कोई मुल्क, चीन पाकिस्तान का कुछ नहीं उनके साथ अपना ट्रेड कर सकता जब तक कि उनके साथ आईईए की मॉनिटरिंग ना हो। तो इसलिए ये बिल्कुल सिविलियन कंट्रोल में है, ये वर्ल्ड के कंट्रोल में है, आईईए के कंट्रोल में है कि ये समझना कि ये चोरी छुपे काम हो रहा है, हरगिज़ ऐसा नहीं। अच्छा, अब आ जाइए, एक आपने सवाल रेज़ किया कि पाकिस्तान जब ये कहता है कि हम यूज़ भी करेंगे। पहले मैं वाज़ेह कर दूँ आपको कि आपने कहा कि पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ की स्ट्रैटेजी या पॉलिसी अपनाए रखे हुए है, जिसकी डॉक्ट्रिन ये कहती है। आपको ये पता है कि अमेरिका की भी फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है? अच्छा, तो इसलिए ये फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी का मतलब ये होता है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की जब हम बात करते हैं या क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की, तो इसका मतलब ये होता है कि ना सिर्फ कि हम इसको अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझते हैं अपने दिफा के लिए और जंग को दूर करने के लिए, बल्कि हाँ, हमने इतनी वो क्रेडिबल हमारी वो है, कमिटमेंट है इस चीज़ को कि हम इस्तेमाल भी करें। इसका मतलब है कि कोई इसको आसानी से मत ले इस चीज़ को। हम पे ये मत समझे कि अच्छा ऐसा होगा तो शायद फिर हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर डिटरेंस की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। डिटरेंस की वैल्यू को एट इट्स पीक रखने के लिए जिस तरीके से अमेरिका करता है, और वो हर 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट निकालता है जिसको वो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के तौर पे कहता है, जिसके अंदर वो पूरी पूरी अपनी फलसफा बयान करता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में और किस तरीके से वो उनको इस्तेमाल करता है। तो उसका डॉक्ट्रिन क्या है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान ने बहुत कुछ अमेरिका से लिया है, बहुत कुछ उससे सीखा है, बहुत कुछ अपने मसाइल को देखते हुए, अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को देखते हुए डिटरमिन करने की कोशिश की है और अब जंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश की है। जब पाकिस्तान ये कहता है और पाकिस्तान की लीडरशिप ये कहती है कि इसको काइंडली भारत को ये पैगाम देती है कि इसको लाइटली मत लीजिए। ये वाकई में पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, हमारी डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है, हमारा क्रीड है और हमारा ईमान है कि हमने मुल्क से अपने से जंग दूर रखनी है। हमने आपको तबाह नहीं करना, हमने आप पे कब्जा नहीं करना, हमने आपके मुल्क को खत्म नहीं करना, लेकिन हम पे इस किस्म की किसी किस्म की सोच मत रखिएगा, क्योंकि फिर अगर हम जब ऐसा वक्त आएगा कि जब खुदा न खास्ता हमारे मुल्क को कोई तबाह करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल से जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगा, कहेगा कि ये एक आर्टिफिशियल मुल्क है, इसको नहीं होना चाहिए था, ये किसी और मुल्क का हिस्सा है, तो फिर उस सूरत में याद रखें कि हमने अपने दिफा के लिए ये रखे हुए हैं। तो ये है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब है एक एस्पेक्ट इसका कि हाँ है और इस्तेमाल भी करेंगे अगर जरूरत पड़ गई, अल्लाह ना करे कभी जरूरत ऐसी पड़े, इसलिए काइंडली अपनी सोच को जरा मुतवाजन रखिए और इतनी एग्रेसिव सोच और ऑफेंसिव सोच मत रखिए। राइट। जाफरी साहब, एयर वाइस मार्शल साहब ने बहुत ही तफसील से बयान किया है कि क्यों पाकिस्तान के लिए ऐसे बयानात देने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ थ्रेटन्ड लिटरली और बाज़ औक़ात जी फील्स थ्रेटन्ड, थैंक्स फॉर द करेक्शन। और बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान मजबूर भी है। न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप की बात की थी एयर वाइस मार्शल साहब ने, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और हमारे जो पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट थे, ही एडमिटेड ऑन नेशनल टेलीविज़न के जी वो दूसरे ममालिक को सप्लाई तो नहीं लेकिन ट्रांसफ़र में किसी न किसी तरीके से शामिल थे। वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं नॉन प्रोलिफरेशन के मुतालिक, उसमें पाकिस्तान हैज़ एग्रीड इन इंस्टॉलिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑन ऑल इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। जो चीज़ें अंदर जा रही हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी उन डिवाइसेस के ज़रिए, और जो बाहर आ रही हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, और वो डिवाइसेस ये बताएंगी कि क्या इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो वो पाकिस्तान के प्रोग्राम से मुतल्लिक जो खदशात हैं उनको पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए पाकिस्तान की नेक नीयति की दलील है। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो बाज़ औक़ात उठाया जाता है कि पाकिस्तान को नॉन टेस्ट ट्रीटी या टेस्ट बैन ट्रीटी पर दस्तखत कर देने चाहिए, ये सोचे बगैर कि भारत उस पर दस्तखत कर रहा है या नहीं। क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए और ये होगा भी या नहीं? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मुतालबा पाकिस्तान से, यानी यकतरफा तौर पर पाकिस्तान से करना को दस्तखत कर दे, उसके साथ तो इंसाफ की बात नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटरेंस जो हासिल किया है वो सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ हासिल किया है। आप पाकिस्तान पर तो एक पाबंदी लगाते हैं दस्तखत करवा के उससे, और हिंदुस्तान पर न लगाइए, ये पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं होगा। इसलिए जब तक कि हिंदुस्तान तैयार ना हो और हिंदुस्तान के साथ मिलकर ना करें, वो उनसे ये मुतालबा करना, ये तवक्को करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि वो उस पर दस्तखत करें। और मैं नहीं समझता कि फोर्सिबल फ्यूचर में ये दस्तखत दोनों तरफ से हो सकेंगे।
राइट। अब पाकिस्तान और भारत के जो मुशीर बराए कौमी सलामती थे, उनकी मीटिंग तो नहीं हो सकी और मसला फिर वही कश्मीर ठहरा। पाकिस्तान और भारत के लिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब रास्ता क्या होगा? अगर पाकिस्तान, ज़ाहिरी बात है कश्मीर चूँकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान समझता है कि तमाम मसाइल शुरू ही कश्मीर से होते हैं, अगर कश्मीर के मसले को हल कर दिया जाए तो बाकी मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। भारत ये समझता है कि कश्मीर इज़ लाइक एन एलिफेंट इन द रूम, उसको पहले बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जो ही कश्मीर आता है बाकी सारी बातचीत बंद हो जाती है, इसलिए कश्मीर को छोड़िए, पहले बाकी मामलात को हल करते हैं। सो व्हाट्स द वे आउट फ्रॉम हियर? बदकिस्मती से कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि इस इशू के ऊपर किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है। और ये अजीब व गरीब बात है कि बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की सूरत नज़र आती है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान वो जो कुछ भी हासिल किया गया था और जो ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की सूरत नज़र आई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरी की सूरत नज़र आई और फिर वर्स्ट हो गए, ताल्लुकात होते चले जा रहे हैं। यही सूरत हाल भारत के साथ है। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों की लीडरशिप को बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और जो अवाम के जज्बात से खेलने के लिए सियासत की जाती है उससे उनको इनहराफ करना पड़ेगा और हकीकत की दुनिया में वापस आना पड़ेगा। शहजाद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान को अब मुशीरों और सेक्रेटरीज लेवल से बढ़ के क्या फॉरेन मिनिस्टर लेवल की डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं है? पाकिस्तान के पास तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है इस वक्त। जी, उससे पहले फिर से थोड़ी सी कुछ करेक्शन कर लीजिए। आपने सीटीबीटी का जिक्र किया। आपको पता है कि अमेरिका की कांग्रेस ने सीटीबीटी अभी रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो हम तो बहुत छोटे और बहुत निचले लेवल पे लोग हैं, हमारा मुल्क जो है, तो इसलिए बड़े जब कुछ काम करेंगे तो उसके बाद छोटे तक की बारी आएगी। ये तो करना कि वो ना करें और हम शुरू करते हैं तो वो भी गलत है। दूसरा, एक और जो पाकिस्तान के बारे में एक इशू होता है वो FMCT का होता है। FMCT के ऊपर जिसे कहते हैं फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो पाकिस्तान के अंदर उसका हिस्सा नहीं बन पाता या नहीं, उसने पाकिस्तान ने रोका हुआ है। उसमें पाकिस्तान की बेसिक जो रिक्वेस्ट है, जो बेसिक कंसिडरेशन है, पाकिस्तान कहता है कि स्टॉक जो इस वक्त फिसाइल स्टॉक्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। ये ना कहिए कि आज बंद कर दें, आप ये कहिए कि आज बंद कर दें, लेकिन बंद करने के साथ साथ जो कुछ पहले आपने पकड़ के रखा हुआ है, और इंडिया ने 7 टन पकड़ के रखा हुआ है और पाकिस्तान भी उस वक्त सूरत में सामने लेके आ जाएगा, तो उसके साथ भी उसको शामिल करके कहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब आप हथियारों के बढ़ने की बात करते हैं तो इससे बेहतर भी कोई वजह बनती है कि आप भारत का या सारी दुनिया का स्टॉक, जो फिसाइल स्टॉक मटेरियल है, उसको लेके आ जाइए और उसके ऊपर उसको कंसिडरेशन में लाके FMCT पे 24 में ला के बात कीजिए। आप कट ऑफ कर देंगे, आप कहेंगे कि अच्छा इससे बढ़ के किसी के पास फिसाइल स्टॉक नहीं होगा। ईरान के ऊपर अभी आपने काम शुरू किया, आप इंडिया और पाकिस्तान को भी साथ शामिल कर लीजिए। शहजाद चौधरी साहब, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, यकीनन ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी बीच में शामिल किया जाना चाहिए। और हैविंग सेड दैट आप इंडिया पाकिस्तान को क्या करना है? देखिए, इंडिया का मसला इस वक्त ये है कि इंडिया ने मोदी जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर उनकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को नॉट टू इवन गिव एन इंच और अ क्वार्टर टू पाकिस्तान। ये है उनकी पॉलिसी। एग्रेशन, असर्टिवनेस। उन्होंने कहा हम एक डिफरेंट लीग के खिलाड़ी, हमें पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पे बात नहीं करनी, दबा के रखना है। आज के दिन अगर आपके 9 या 11 लोग मारे गए, शहीद हुए और 44 उसमें जख्मी हुए, तो ये पैगाम है कि हम विल बॉम्ब यू एट विल एंड एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। जब हम चाहेंगे हम दबा के रखेंगे आपको। अगर रॉ फाटा में या बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो अंदर के फ्रंट उसने खोले हुए हैं। तो पाकिस्तान को शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज के प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की, नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एटमी हथियारों में एक दौड़ लगी हुई है उसके ऊपर इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Against terrorists.